हेलो गाइस, माय नेम इज़ भावना सिंह एंड आज हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। हम स्टडी कर रहे थे अभी तक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई के मॉड्यूल के हिसाब से। आज जो हमने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था वो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, एक कमोडिटी के केस में, जिसके अंदर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो स्टेज आती है उसमें आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जहाँ पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी की टर्म्स में होनी चाहिए, यूटिल्स की टर्म्स में नहीं होनी चाहिए। नाउ आज हम दो कमोडिटी के केस को पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। अब हमने पढ़ा था जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अप्लाई होता है या तो एक कमोडिटी के केस में या फिर एक ही बार कोई यूज़ हो रही है कमोडिटी, एक ही बार यूज़ हो रही है, या फिर एक ही कमोडिटी के केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे यार, रियल लाइफ में जो कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम करता है एक से ज़्यादा कमोडिटी, यानी 2-3 कमोडिटी या बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे कोई और रूल अप्लाई होगा। ऑब्वियसली अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा तो क्या रूल होगा? इकोनॉमिक्स की टर्म्स में उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा लॉ होता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये लॉ जो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, ये हेल्प करता है कैसे एक ऑप्टिमम एलोकेशन हो इनकम की। ऑप्टिमम एलोकेशन मतलब कैसे हम इनकम को सही जगह पे लगाएं, कैसी जगह पे लगाएं जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रही हो। ऑल्सो मैंने शायद आपको बताया नहीं होगा, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, मैं डिस्कस करना भूल गई होंगी इस कंसेप्ट को, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लॉ ऑफ क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सेटिस्फैक्शन देखा जाता है एक पर्सन टू पर्सन कि डिपेंड करता है, और उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो पर्सन के दिमाग से होकर चलती है। इसीलिए इसको फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा गया था। किसको? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। लॉ ऑफ DMU को क्या क्या नाम दिए थे? एक तो फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, और एक और कहा था फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। और शायद ये तो मैंने आपको बता ही दिया होगा, इसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। गॉसन क्या था? गॉसन H. गॉसन करके एक इकोनॉमिस्ट था जिसने ये बताया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है यूनिवर्सली अप्लाई होगा सारे गुड्स एंड सर्विसेज में। और ये लॉ जो है H. गॉसन जर्मन इकोनॉमिस्ट था जो उसने दिया था, इसीलिए इसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। सो गाइज, यही एक फ़ायदा होगा मेरे लेक्चर्स को अटेंड करने का, आपको न्यू चीज़ें हर चीज़ के बारे में बीच में पता चलती रहेंगी। सो अब हमने देखा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के भी कुछ और नाम होते हैं, जैसे इसके इतने सारे नाम हैं। इसको क्या क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन।
ये क्या था? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये है लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और थर्ड नाम क्या है? ये गॉसन का पहला लॉ है, तो ये गॉसन ने अपना दूसरा लॉ निकाला था। सो दिस इज गॉसन्स सेकंड लॉ। अब गाइस हम पढ़ते हैं, जैसे ही हमने कहा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जितने भी एजम्पशंस थे वो सारे के सारे अप्लाई होंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। ओके, कौन कौन से थे मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी रिवाइज करवाए थे, दोबारा करा देती हूँ। ये सब एजम्पशंस थे। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल मॉनिटरी, सेकंड रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूसली कंज्यूम करना चाहिए, क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, दिमाग वाला कंज्यूमर होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, दिमाग बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए जो कहीं भी उल्टा सीधा सोच रहा हो, इसका दिमाग सही ना चल रहा हो। सिक्स्थ इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज होनी चाहिए। सेवेंथ मार्जिनल यूटिलिटी, जो मनी की हमने सोची थी वो कांस्टेंट सोची थी। एंड एट्थ इज फिक्स्ड इनकम और प्राइस हमने अज्यूम करे। तो वो सारे के सारे एजम्पशंस, ऑल 8 ऑफ द एजम्पशंस अप्लाई है, यहाँ पे अप्लाई होंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। क्यों? क्योंकि ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है लॉ। नाउ ये तो हमने हो गया। अब हम कैसे डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को? यहाँ पे हम लेट सपोज दो गुड्स ले लेते हैं। लेट सपोज हमने दो गुड्स ले लिए। लेट सपोज वी टेक 2 गुड्स x एंड y। ये हमने दो गुड्स ले लिए। नाउ सेम एनालिसिस यहाँ ये जो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के कितने भी गुड्स में अप्लाई हो सकती है। ऐसा नहीं कि इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज आर 2, 3, 4, 5 टू द पावर लेटर टू द n तक लगा सकते हैं। कितनी भी कमोडिटीज के केस में ये लॉ सही माना जाएगा। अब ये कैसे देखेंगे? जो हमने सिंगल कमोडिटी के केस में हमने देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो था, हमने अज्यूम किया इनकम जो है हमारी पूरी की पूरी एक ही जो यूनिट थी हमारी, एक ही जो गुड था उसी पे स्पेंड कर रहे थे। अब जो हम अपना गुड और जो हमारे पैसे होंगे, जो हमारा मनी इनकम होगी, वो हम स्पेंड करेंगे इन दोनों गुड्स पर। किस पर? इन दोनों गुड्स पर, ताकि हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो सके। किस लिए? ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो सके। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इस लॉ के तहत क्या होता है, एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलती है? जब मिलती है जब उसकी रेशियोज ऑफ दोनों कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी की, इन दोनों कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी की रेशियो इनके प्राइस के रेशियो से इक्वल होगी। अब ये मैंने क्या कह दिया, इसको मैं आपको अगर लिखकर बताऊं, सरल भाषा में लिखकर बताऊं, तो ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। जो मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन एक्स से मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी जो वाई से मिल रही है, इनके रेशियोज, प्राइस के रेशियो यानी प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, जहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे और ये लोग किसके बराबर होंगे? ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो हमने इसको हमेशा कांस्टेंट लेके चला था। वहाँ पे भी लास्ट फर्स्ट जो सिंगल कमोडिटी के केस में भी इसको 10 रुपये मान के कांस्टेंट मान के, यहाँ पे भी अगर कांस्टेंट मान के चलेंगे तो इसको हटा दिया जाए तो ये दिस इज़ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये कैसे आया? अब हमें पता है कि जो हमें पता है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन भी बहुत ज़रूरी होती है, वरना हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है?
दूसरी कंडीशन होती है कि MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। जैसे ही हम कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है मस्ट फॉल, उसको गिरना ही चाहिए। अगर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी गिर नहीं रही है कंजम्पशन के इंक्रीज होने से, तो कंज्यूमर क्या करेगा, तो वो ऐसी क्वांटिटी खरीद लेगा, विल एंड अप बाइंग ओनली वन गुड, ऐसा ही कोई गुड खरीद लेगा जो अनरियलिस्टिक होगा, जो उसे खरीदना ही नहीं चाहिए था, या फिर कंज्यूमर कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा अगर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी फॉल नहीं कर रही कंजम्पशन के बढ़ने से। सो ये दोनों कंडीशंस हमारी दोनों ही फुलफिल करनी चाहिए। किसके केस में, अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करनी है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़, दो कमोडिटीज़ की केस में। ये हमारी ये जो फर्स्ट कंडीशन थी ये आई कहाँ से, अब हमें पता है कि मार्जिनल ये कहाँ से आई। अगर हम देखें, हमें पता है कि हाँ, हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होता है। ये तो हमें पता ही है, सिंगल कमोडिटी के केस में हमने यही तो निकाला था। और अगर x की जगह हम y ले लें, एक और दूसरी कमोडिटी ले लें, उसका भी तो यही होगा, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y तो प्राइस ऑफ y के बराबर होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ y। क्यों, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, हमने क्या पढ़ा था, सिंगल कमोडिटी की क्या थी हमारी यही थी ना डेफिनेशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x हमारा प्राइस ऑफ x के बराबर होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। अब इसके केस में अगर यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लगा दें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा, इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। सो ये आ गया हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस केस में भी क्या होगा, दो कंडीशंस डिपेंड करती है। क्या दो कंडीशंस, जैसे हमने यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई थी सिंगल कमोडिटी के केस में, वैसे ही दो कंडीशन यहाँ पे लगती हैं। टू कंडीशंस फॉलो। पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये होगी, सपोज कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स अगर ग्रेटर हुआ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, यानी इनकी रेशियो अगर बड़ी हुई तो क्या होगा, और सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x ये कम हुई तो क्या होगा, गाइस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। नाउ सॉरी यार, आई एम गेटिंग अ बिट कंफ्यूज्ड। सो ये दो कंडीशंस होंगी हमारी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, कंज्यूमर को ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है पर रुपी इन केस ऑफ गुड एक्स, पर रुपी उसको गुड एक्स के केस में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, पर रुपी, समझ गए आप, पर रुपया उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है गुड एक्स के केस में गुड वाई से, तो वो गुड एक्स को कंज्यूम करता जाएगा ज़्यादा क्वांटिटी में और गुड वाई को कंज्यूम नहीं करेगा। अब जब वो गुड एक्स को कंज्यूम करता जाएगा तो वाई को कम कंज्यूम करेगा। क्यों ऐसा कम क्यों कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसकी इनकम तो वही है ना, उसकी इनकम तो लिमिटेड है। अगर इसकी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली इसकी कम करेगा क्वांटिटी। इससे क्या होगा, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स होगा वो कम हो जाएगा, और जो इससे जो सेटिस्फैक्शन आ रही थी, इसकी सेटिस्फैक्शन हमारी कम थी, इसकी सेटिस्फैक्शन अब हमें बढ़ने लगेगी। हमें ये चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा बढ़ने लगेगी और इससे सेटिस्फैक्शन तो हमारी कम होने लगेगी। इसको हम ज़्यादा ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर, समझ आ रही है। सो अगर ये कम होने लगेगी और ये बढ़ने लगेगी, ये कब तक होगा, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं आ जाते, और जहाँ ये इक्वल आ जाएंगे वहीं पे हमारी
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की एक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और फिर हम देखेंगे हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखें, इस केस के अंदर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y यानी सेटिस्फैक्शन जो हमें y से मिल रही है वो तो बहुत ज़्यादा मिल रही है। हमने y मान लो चॉकलेट है, चॉकलेट से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, टॉफ़ी से हमें मिल नहीं रही टॉफ़ी। तो अब हम क्या करेंगे, हम चॉकलेट ज़्यादा खाते जाएंगे, टॉफ़ी नहीं खा रहे। ये टॉफ़ी मान लीजिए, ये चॉकलेट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ये टॉफ़ी हो गई, ये चॉकलेट हो गई। चॉकलेट से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है तो हम और चॉकलेट खाएंगे और चॉकलेट खाएंगे। अब जितनी ज़्यादा चॉकलेट खरीदें तो टॉफ़ी तो हम कम खरीदेंगे, ऑब्वियसली टॉफ़ी कम खरीदेंगे। तो इसकी क्या होगी, इसकी तो हमारी मांग बढ़ जाएगी। फिर अगर इसको हम कम खरीदेंगे तो हमें लगेगा यार ये तो हम कम कंज्यूम कर रहे हैं, हमें ये भी कंज्यूम करना चाहिए, तो इससे तो इसकी बढ़ जाएगी सेटिस्फैक्शन, और कम कंज्यूम करने से इसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी, और ये ज़्यादा कंज्यूम करने से इससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो कम हो जाएगी। तो हमें लगेगा यार अब हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे भी ऑपरेट होगा। तो जैसे ही हम इसकी हर एडिशनल यूटिलिटी से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जब डिक्रीज़ होगी, सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगी धीरे धीरे। कब तक कम होगी, जब तक हमारी ये स्टेज ना रीच हो जाए। जहाँ पे ये स्टेज रीच हो गई, ये तो हमारा कांस्टेंट है, जहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गए, वहाँ जहाँ पे ये इक्वल आ गए वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करना चाहिए हमारा इन एक्स्ट्रा कंजम्पशन से। तो जब ये दोनों हमारी कंडीशंस सही फुलफिल हो जाएंगी, वहीं पे हमारी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट हो रहा है सही से, और वहीं पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल रही है इन केस ऑफ, कहाँ पे, इन केस ऑफ दो कमोडिटीज़ के केस में। सो ये थी। अगर इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाए तो वो कैसे होगा। नाउ लेट अस अज्यूम कि हमारी जो पैसे, हमारे पास 5 ही रुपए हैं। लेट अस अज्यूम हमारे पास कितने हैं, हमारी इनकम जो है 5 रुपये है। तो और किसी भी गुड का, दोनों गुड्स का प्राइस 1-1 रुपये है। तो ऑब्वियसली हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी गुड की 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं। मान लो दूसरे की बिल्कुल नहीं करी तो इसका स्केड्यूल हम बनाते हैं, स्केड्यूल टेबुलर फॉर्म। यूनिट्स, marginal utility of x in utils, marginal utility of y, ये भी in utils है। नाउ हमने देख लिया कि सपोज टोटल मनी इनकम हमारी 5 रुपये है और कंज्यूमर दोनों कमोडिटी खरीदना चाह रहा है एक्स और वाई की, और दोनों का प्राइस जो है 1-1 रुपये है पर यूनिट। तो मैक्सिमम वो 5 यूनिट ही खरीद सकता है। कितनी खरीद सकता है, 5 यूनिट ही खरीद सकता है। मैक्सिमम 5 यूनिट्स खरीद सकता है। आई गेस आप लोग को विजिबल होगा, इन केस ना हो। सो मान लो उसने पहली क्वांटिटी खरीदी, किसकी, मान लो इनकी हम मार्जिनल यूटिलिटी लिखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी पहली क्वांटिटी खरीदी, उसको 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। फिर उसने एक और खरीदी तो उसको 14 की ही सेटिस्फैक्शन मिली। देन उसने एक और कमोडिटी कंज्यूम की, उसको लगा यार अब मेरी सेटिस्फैक्शन और कम हो रही है, और उसको कम सेटिस्फैक्शन हुई, 12 की हुई, एंड देन 7 की हुई, देन 5 की हुई। अब 5 से तो ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा नहीं, क्योंकि 1-1 रुपये ही है, उसके पास 5 ही रुपये थे तो लग गए उसके 5 रुपये। ये इसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रही। अगर वाई के केस में देखें तो 16 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन रही, देन थोड़ी कम हो गई, वो 12 हो गई उसकी सेटिस्फैक्शन, और थोड़ी कम हो गई, 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हो गई। अब
वो थोड़ा और कम कंज्यूम कर रहा है चॉकलेट, और ज़्यादा कंज्यूम, जितनी ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उतनी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसको नेक्स्ट से, क्योंकि वो छिकता जा रहा है चॉकलेट खा खा के, वो परेशान होता जा रहा है। 3, तो ये हमारा स्केड्यूल बन गया। और अगर अब हम देखें कि कंज्यूमर को अगर पहला रुपया स्पेंड करना है, अगर उसको दोनों यूनिट खरीदनी है, एक्स की भी खरीदनी है, वाई की भी खरीदनी है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? इट इज़ ऑब्वियस कि कंज्यूमर स्पेंड करेगा अपना पहला रुपया एक्स को खरीदने में। उसने एक्स खरीदा, 20 ईटल्स खरीद लिए, चलो कितने खरीद लिए? 20 खरीद लिए। उसके बाद अब वो वाई खरीदेगा, वाई के दूसरा रुपया कितने पे खर्च करेगा? 16 रुपये वाई खरीदने पे। वाई की पहली यूनिट की कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको? 16 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 16 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। नाउ क्या कहते हैं, अब उसने सोचा कि यह सेटिस्फैक्शन, अब वो क्या करेगा? अब वो थर्ड यूनिट जो है इसकी गुड एक्स की खरीदेगा। अगर यहाँ पे पहला रुपया यहाँ खर्च कर दिया, दूसरा यहाँ खर्च कर दिया, तो तीसरा यहाँ खर्च करेगा। एक्स की दूसरी यूनिट पे उसको 14 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो यहाँ पे 14 की सेटिस्फैक्शन हो गई, तीसरा रुपया भी खर्च कर दिया। अब वो चौथा रुपया वाई पे खर्च करेगा, यहाँ पे उसको 12 की सेटिस्फैक्शन मिल गई, ये भी खर्च कर दिया। अब पांचवा रुपया उसने यहाँ खर्च कर दिया, 12। अब इन सम को, अब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, 5 ही रुपये थे, उसने पांचों कमोडिटी खरीद ली एक एक करके, उसको सेटिस्फैक्शन रीच होगी। तो टोटल उसकी कितनी सेटिस्फैक्शन हुई? टोटल उसकी सेटिस्फैक्शन हुई 74। इन सब का सम आएगा 10 और 4, 2 3 4 5 6 7, हाँ 74 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हुई उसको टोटल। कितने रुपए खर्च करके? 5 रुपये खर्च करके। तो अब हम देखेंगे यार लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कैसे लगा यहाँ पे। तो कैसे लगा वो मैं आपको समझाती हूँ कैसे लगा। मार्जिनल यूटिलिटी इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए कंज्यूमर को पहले तो हमने देख लिया दोनों कॉम्बिनेशन खरीदने पड़े, उसने खरीद लिए। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करनी चाहिए, फॉल भी कर रही है दोनों की, बढ़ नहीं रही किसी की। नाउ अब जब उसने हमने देखा जब कंज्यूमर थर्ड यूनिट ऑफ एक्स खरीदेगा और एट सेकेंड यूनिट ऑफ वाई खरीदेगा, तो यहाँ पे उसकी दोनों की सेटिस्फैक्शन क्या होगी? सेम सेम होगी। 12 और 12 क्या हो गया? सेम सेम हो गया। MU फ्रॉम द लास्ट रुपी, यानी पांचवा रुपया जो उसने स्पेंड किया यहाँ पर 12, और यहाँ पे जो स्पेंड किया विच इज़ ऑल्सो 12, इन दोनों की जो है सेम सेम है। क्या है? सेटिस्फैक्शन सेम है। प्राइस तो सेम था ही, प्राइस तो हमने कर ही लिया, एक एक रुपया सेम कर ही लिया। इनकी मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम हो गई। प्राइस तो 1 था, क्या था? प्राइस तो 1 था, अब मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम हो गई। तो ये ही यूनिट्स होंगी जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यानी 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, 2 यूनिट्स of good y and 3 units of good x. ये मैंने आपके लिए लिख दिया 2 यूनिट्स ऑफ गुड y एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड x। यहीं पे उसको ये ही एक प्लेस होगी जहाँ उसको कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगी, यानी 2 तो वो चॉकलेट खा ले और 3 टॉफ़ी खा ले, उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या? यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस क्या था? कांस्टेंट था हमारा। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, ये हमारी इक्वल है। इसीलिए ये ही हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। और दूसरी, ये पहली होती है, और दूसरी कंडीशन होती है कि हमारा कंजम्पशन इंक्रीज करने से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करनी चाहिए। फॉल ही कर रही है, राइज नहीं कर रही। क्या कर रही है? फॉल ही कर रही है, राइज नहीं कर रही। सो हियर आई कंक्लूड माई लेक्चर। थैंक यू गाइज। I want to say one more thing कि
यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे हमारी यूटिलिटी एनालिसिस जो है ख़त्म होती है। कि कौन सी यूटिलिटी एनालिसिस ख़त्म होती है, हमारी कार्डिनल ख़त्म होती है, ऑर्डिनल नहीं होती। कार्डिनल यूटिलिटी यहाँ आकर ख़त्म होती है। इसकी एक लिमिटेशन ज़रूर है। लिमिटेशन क्या है कि हम लोगों ने डिसाइड करके रखा कि जो यूटिलिटी है, जो हमारी सेटिस्फैक्शन है, वो कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, बट रियल कार्डिनली मतलब न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, यानी एग्जैक्ट वैल्यू में, एग्जैक्ट यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन रियलिटी में पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि एक बंदा क्या फील करता है, क्या स्टैंडर्ड मेजर है उस चीज़ का, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द लिमिटेशन। ये लिमिटेशन है किसकी, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। देयर आर अदर लिमिटेशंस ऑल्सो जो बियॉन्ड है हमारे स्कोप के, आपके 11th क्लास के मॉड्यूल से बियॉन्ड है, वो स्टडी में नहीं है, सो वो ज़रूरत नहीं है डिस्कशन करने की। सो हेयर आई कंक्लूड माई लेक्चर। आज हमने डिस्कस किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ कैसे निकालते हैं। दिस वॉज माई लेक्चर गाइज। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यानी कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को पढ़ेंगे। सो आप लोग मुझे अपने डाउट्स के साथ रीच कर सकते हैं bsingh@gmail.com इस ईमेल आईडी पर, या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ गाइज स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। एंड प्लीज़, अभी भी बहुत बेकार चल रही है कोविड वगैरह की कंडीशन, प्लीज़ आप घर में रहिए। प्लीज़ स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे अपडेटेड विद आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।